आपके अपने चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने सिंगल फेज मोटर के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है सिंक्रोनस मोटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक मोटर। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से आपने पढ़ना है। 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पेपर में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो हमारा सिंक्रोनस मोटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर के बारे में। सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को क्या बोला जाता है, तुल्यकालिक, तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं हम इसको। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारी क्या होती हुई, तो हमारा चैप्टर है सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमारी क्या होती है सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर हमारी क्या होती है, इस मोटर की गति, इस मोटर की गति नियत रहती है। इस मोटर की गति नियत रहती है। इस मोटर की गति क्या रहती है, नियत रहती है। विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या हुई, सिंक्रोनस मोटर है। तो सिंक्रोनस मोटर हमारी क्या होती है, यह नियत गति पे चलने वाली मोटर होती है। इसकी गति क्या रहती है, नियत रहती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह मोटर क्या नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो हमारी इसके बाद क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर की जो गति होती है हमारी क्या होती है, तो इसकी जो गति को हम लिखते हैं तो होती है हमारे पास NS बराबर में 120F बाय P। इस फॉर्मूले के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्या होती है भाई, सिंक्रोनस स्पीड निकालने का क्या होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास जो NS है, NS हमारे पास क्या, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। P हमारे पास यहाँ क्या है, पोल। F हमारे पास क्या है, यहाँ पे F हमारे पास है आवर्ती। F हमारे पास क्या है, आवर्ती। तो ये चीज इसके अंदर होती है। तो NS बराबर क्या होता है भाई, 120F बाई P। सिंक्रोनस स्पीड निकालने का ये क्या होता है फॉर्मूला। ये हमारे पास है सिंक्रोनस मोटर। इस मोटर की गति क्या रहती है, नियत रहती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर क्या नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 120F बाई P। NS हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। P हमारे क्या होते हैं, पोल होते हैं। और F हमारी यहाँ पे क्या होती है, आवर्ती। तो इसके अंदर एक चीज हमने नोट करके लिखनी है। तो नोट करके हमने क्या लिखनी है, यदि अल्टरनेटर के रोटर को AC सप्लाई तथा स्टेटर को DC सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो यह सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करता है। क्या करता है, यदि अल्टरनेटर के
यदि अल्टरनेटर के रोटर को एसी सप्लाई तथा स्टेटर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, यदि अल्टरनेटर के रोटर को एसी सप्लाई से तथा स्टेटर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो यह सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करेगा। सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करेगा। सिंक्रोनस मोटर तथा अल्टरनेटर की संरचना एक समान होती है। तो हमारे पास क्या हुई, नोट करके हमने क्या लिखा है, यदि अल्टरनेटर के रोटर को हमने क्या कर दी हुई, एसी सप्लाई प्रदान कर दी है तथा स्टेटर को डीसी सप्लाई पर से जोड़ दिया जाए तो यह सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करने लग जाएगा। सिंक्रोनस मोटर तथा अल्टरनेटर की संरचना क्या होती है, एक समान होती है। दोनों क्या होती है, संरचना एक समान होती है। अब हम पढ़ते हुए सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं हमारे पास, एक होता है रोटर और एक होता है हमारे पास स्टेटर। तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो पहले हम बनाते हुए इसका डायग्राम सिंक्रोनस मोटर का। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम बना रहे हैं। तो हमने एक एक चीज अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। तो ये हमारे क्या कटे हुए खांचे कटे हुए हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर हम थ्री फेज वाइंडिंग को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग को स्थापित करते हैं।
तो ये एक हमारे क्या अभी पोल है, और पोल के ऊपर हमने क्या कर रखी है, वाइंडिंग कर रखी। क्या कर रखी है, पोल के ऊपर हमने वाइंडिंग कर रखी है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, रोटर है। ये हमारे पास क्या स्थापित कर रखे हमने, पोल। ये हमारे पास क्या है, स्टेटर है। ये हमारे पास क्या है, स्टेटर है। ये हमारे पास रोटर है, पोल है। या हम इसको इसके रोटर को क्या करते हैं, इसके रोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं, और इसको स्टेटर को हम क्या करते हैं, इसके स्टेटर को हम क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। कौन सी सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो इसके स्टेटर को हम क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। इसलिए मोटर हमारी क्या होती है, डबल एक्साइटेड होती है। क्या होती है, डबल एक्साइटेड होती है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग, यहाँ पे हमारी क्या स्थापित होती है, 3 फेज वाइंडिंग। क्या होती है हमारे पास, 3 फेज वाइंडिंग। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, इसको रोटर को डीसी सप्लाई क्या देते हैं, इसके रोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई। स्टेटर को कौन सी दी जाती है, 3 फेज एसी सप्लाई। तो ये हमारे पास क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर का हमारे पास क्या ये डायग्राम है। किसका है, सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम है। तो इसके अंदर 2 मेन भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रोटर। तो हम अभी इनके बारे में पढ़ते हैं, स्टेटर क्या होता है और रोटर क्या होता है। ये हमारे किसका भी, सिंक्रोनस मोटर का एक सिंपल सा डायग्राम हमने बनाया आपको समझाने के लिए। तो इसके रोटर को क्या दी जाती है, इसके रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है उत्तेजना के लिए, और स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है। ये यहाँ पे हमने क्या कर रखी है, इसके अंदर 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है। तो अब हम लिखें भाई हमारे पास रोटर क्या होता है और स्टेटर क्या होता है। तो पहले हम लिखें भाई स्टेटर के बारे में। स्टेटर हमारा क्या होता है, यह मोटर का स्थिर भाग होता है। क्या होता है, ये मोटर का स्टेटर क्या होता है, यह मोटर का स्थिर भाग होता है। तो इसमें हमने क्या दे रखी है, तो इसके अंदर हमने क्या दे रखी, 3 फेज सप्लाई आती है इसके अंदर। इसके अंदर 3 फेज सप्लाई आती है। इसके अंदर 3 फेज सप्लाई आती है। इसके अंदर 3 फेज सप्लाई आती है। क्या आती है, इसके अंदर 3 फेज सप्लाई आती है। और क्या होता है, इसमें स्टार या डेल्टा वाइंडिंग होती है। इसमें स्टार या डेल्टा वाइंडिंग होती है। इसमें स्टार या डेल्टा वाइंडिंग होती है। और क्या होता है, और स्टेटर के बारे में क्या होता है, यह सिलिकॉन की पत्तियों को लेमिनेशन करके बनाया जाता है। और क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की गति, चुंबकीय क्षेत्र की गति और मोटर की गति एक समान होती है।
तो स्टेटर क्या होता है, स्टेटर के बारे में हमने ये चीजें लिखी हुई। स्टेटर क्या होता है, तो हमने लिखा भैया मोटर का एक स्थिर भाग होता है, इसके अंदर 3 फेज सप्लाई आती है, इसमें स्टार या डेल्टा वाइंडिंग होती है। ये सिलिकॉन की पत्तियों को लेमिनेशन करके बनाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की गति और मोटर की गति क्या होती है, एक समान होती है। चुंबकीय क्षेत्र की गति कौन सी, जो स्टेटर गति करता है वो क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की गति होता है। और क्या होता है इसके अंदर, स्लिप, स्लिप होता है शून्य। क्या होता है, स्लिप इसके अंदर होता है शून्य। और क्या चीज होती है इसके अंदर, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, शून्य या निम्न। तो टॉर्क इसके अंदर क्या होता है भाई, शून्य या निम्न होता है। क्या होता है इसके अंदर, टॉर्क शून्य या निम्न होता है। तो ये मैंने लिखी हुई स्टेटर के बारे में, स्टेटर के बारे में हमने ये चीजें लिखी है। ऊपर हमने इसका डायग्राम बना रखा है। स्टेटर ये हमारा, तो स्टेटर के अंदर क्या आती है भाई, स्टेटर के अंदर 3 फेज सप्लाई आती है। क्या आती है, स्टेटर के अंदर 3 फेज सप्लाई आती है। ये वाइंडिंग जो होती है स्टार या डेल्टा प्रकार की हो सकती है इसके अंदर, तो 3 फेज इसके अंदर वाइंडिंग होती है, स्टार या डेल्टा वाइंडिंग होती है। इसके अंदर 3 फेज सप्लाई आती है, स्थिर भाग होता है, इसमें स्टार या डेल्टा वाइंडिंग होती है। यह सिलिकॉन की पत्तियों को लेमिनेशन करके बनाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की गति और मोटर की गति एक समान होती है। स्लिप क्या होता है, शून्य होता है। टॉर्क क्या होता है, जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो क्या होता है, शून्य या निम्न होता है। और क्या है, यह मोटर डबल उत्तेजित है, डबल उत्तेजित, यह मोटर डबल उत्तेजित मोटर है। इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई व रोटर को डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई दी जाती है। मोटर के स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है और रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है। यह मोटर लेगिंग लीडिंग व इकाई पावर फैक्टर पर चलती है। तो ऐसी कौन सी मोटर है जो लेगिंग, लीडिंग और इकाई पावर फैक्टर के ऊपर चलती है? तो जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है वो लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर चलती है। तो ये तीनों पावर फैक्टर के ऊपर क्या करती हुई काम करती है। तो ये था हमारा क्या भाई, स्टेटर। स्टेटर के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। मोटर के अंदर जो स्टेटर होता है उसको 3 फेज सप्लाई दी जाती है, इसमें स्टार या डेल्टा वाइंडिंग स्थापित होती है और ये क्या होता है, स्थिर भाग होता है। ये सिलिकॉन की पत्तियों को लेमिनेशन करके बनाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की गति और मोटर की गति एक समान होती है। स्लिप क्या होता है, शून्य होता है। प्रारंभिक टॉर्क शून्य या निम्न होता है। यह मोटर डबल उत्तेजित मोटर है। क्या भैया, मोटर डबल उत्तेजित मोटर है। इसके रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है और स्टेटर को एसी सप्लाई दी जाती है। यह मोटर लेगिंग, लीडिंग और इकाई पावर फैक्टर के ऊपर क्या करती है, काम करती है। था हमारा स्टेटर है। अब आगे हम पढ़ेंगे भी रोटर के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे रोटर। तो रोटर हमारे इसके अंदर 2 प्रकार के रोटर हम प्रयोग करते हैं इस मोटर के अंदर है। तो पहला हमारा जो रोटर है इसके अंदर है, तो ये क्या होता है भाई, घूमने वाला भाग होता है। रोटर क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है। क्या होता है, घूमने वाला भाग। क्या होता है, घूमने वाला भाग। तो इसके अंदर हम 2 प्रकार के रोटर प्रयोग करते हैं। तो पहला हमारे पास है सैलिएंट पोल। कौन सा है, नॉन सैलिएंट पोल। कौन सा है, सिलेंड्रिकल या नॉन सैलिएंट पोल। तुम्हारे पास कौन सा, पहला सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल रोटर।
तो पहला हमारे पास कौन सा है, सिलेंड्रिकल या नॉन सैलिएंट रोटर। तो ये क्या होता है हमारा, इस रोटर की इस रोटर की इस रोटर की लंबाई इस रोटर की लंबाई अधिक इस रोटर की लंबाई अधिक तथा व्यास कम होता है, व्यास कम होता है। क्या होता है, इस रोटर की लंबाई अधिक व व्यास कम होता है। और क्या होता है, इसकी गति अधिक होती है। क्या होती है, इसकी गति अधिक होती है। इस पर 2 से 4 पोल स्थापित होते हैं, 2 से 4 पोल स्थापित होते हैं। ये 2 से 4 पोल स्थापित होते हैं, इसलिए इसकी गति क्या होती है, इसकी गति 1500 से 3000 आरपीएम रोटेशन पर मिनट होती है। इसका प्रयोग स्टीम टरबाइन में किया जाता है। इसका प्रयोग स्टीम टरबाइन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग स्टीम टरबाइन में किया जाता है, जहां पे क्या होती है, गति अधिक होती है। तो हमारे पास पहला रोटर क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है। तो हमारे पास पहला है सिलेंड्रिकल। तो हमारे पास पहला कौन सा भाई, सिलेंड्रिकल रोटर। इस रोटर की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है तथा व्यास क्या होता है, कम होता है। तो व्यास कम होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या भाई, पोल कम स्थापित होते हैं। क्या होते हैं, पोल कम स्थापित होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इसकी गति अधिक होती है। तो इस पे 2 से 4 पोल स्थापित किए जाते हैं और इसकी गति क्या होती है, 1500 से लेकर 3000 आरपीएम तक होती है। इसका प्रयोग स्टीम टरबाइन में किया जाता है। तो दूसरा हमारे पास अभी सैलिएंट रोटर। तो ये इसका दूसरा नाम क्या भाई, नॉन सैलिएंट रोटर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सैलिएंट। दूसरा कौन सा है, नॉन सैलिएंट रोटर, इसका दूसरा नाम है, ये आपने ध्यान रखना है, नॉन सैलिएंट इसका दूसरा नाम है। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास है, तो दूसरा हमारे पास भी सैलिएंट रोटर। दूसरा कौन सा हमारे पास है, सैलिएंट रोटर। तो सैलिएंट रोटर हमारे पास क्या होता है, इस रोटर की लंबाई कम तथा व्यास अधिक होता है। व्यास क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, व्यास अधिक होता है। इसकी गति कम होती है, इसकी गति कम होती है। गति क्या होती है, इसकी कम होती है। छह से 40 तक पोल स्थापित होते हैं। 6 से 40 तक पोल स्थापित होते हैं। जैसे जैसे पोलों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसकी गति 375 से
1000 आरपीएम तक क्या होती है भाई इसकी गति 375 से 1000 आरपीएम तक होती है। और क्या होती है इसका प्रयोग, इसका प्रयोग हाइड्रो टरबाइन में किया जाता है। इसका प्रयोग हाइड्रो टरबाइन में, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग हाइड्रो टरबाइन में किया जाता है। तो ये हमारे पास दो प्रकार के रोटर होते हैं, एक होता है हमारे पास सैलिएंट और दूसरा होता है नॉन सैलिएंट। सैलिएंट रोटर क्या होता है भाई, इस रोटर की लंबाई क्या होती है, कम होती है, तथा व्यास क्या होता है, अधिक होती है। इसकी गति क्या होती है भाई, कम होती है। इसके ऊपर 6 से लेकर 40 पोल तक स्थापित होते हैं। इसकी गति कितनी होती है भाई, 375 से लेकर 1000 आरपीएम तक इसकी गति होती है। पर प्रयोग कहाँ किया था भाई, हाइड्रो टरबाइन, मतलब जहाँ पे जल टरबाइन होती है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास दो प्रकार के रोटर थे, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल था जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सैलिएंट बोलते हैं, दूसरा हमारे पास था सैलिएंट। इसके बाद हमारे पास आता है उत्तेजक। इसके बाद हमारे पास क्या भाई, उत्तेजक। उत्तेजक को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटर। मोटर को उत्तेजित करने वाला, मोटर को, जो मोटर की वाइंडिंग होती है उसको, मोटर को उत्तेजित करने वाला क्या होता है भाई, उत्तेजक होता है। तो ये क्या होता है भाई, यह 110 वोल्टेज से लेकर 250 वोल्टेज तक का शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है। क्या होता है भाई, 110 वोल्टेज से लेकर 250 वोल्टेज तक का कंपाउंड या शंट जनरेटर होता है, जो क्या करता है भाई, मोटर के रोटर को क्या करता है, उत्तेजित करता है। ये हमारे पास क्या भाई, उत्तेजक है। मोटर को उत्तेजित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह क्या होता है भाई, 110 वोल्टेज से लेकर 250 वोल्टेज तक का शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है, जो रोटर को डीसी सप्लाई देता है। क्या करता है, जो रोटर को डीसी सप्लाई देता है। क्या करता है, रोटर को डीसी सप्लाई देता है। क्या करता है, रोटर को डीसी सप्लाई देता है। हमारे पास क्या होता है, उत्तेजक या एक्साइटर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई, ये पढ़ा था मैंने भाई, मोटर शुरू की थी सिंक्रोनस मोटर, तो उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। दोनों के बारे में हम पढ़ लिया है। और एक हमने पढ़ा भाई एक्साइटर क्या होता है, मोटर को, जो रोटर होता है उसको उत्तेजित करने के लिए जो डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है, उसके लिए हमारे पास 110 वोल्टेज से लेकर 250 वोल्टेज तक का शंट या कंपाउंड जनरेटर होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधि। तो सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधि में हमारे पास पहले है भाई पोनी मोटर। कौन सी है, पोनी मोटर। पोनी मोटर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पोनी मोटर क्या होती है, इसमें हम दो मोटरों का प्रयोग करते हैं, एक होती है हमारे पास प्रेरण मोटर और दूसरी हमारे पास होती है सिंक्रोनस मोटर। कौन सी होती है, एक पोनी मोटर होती है और दूसरी सिंक्रोनस मोटर होती है। तो ये क्या होती है भाई, तो इसमें हम लिखेंगे इसमें दो मोटरों का प्रयोग होता है, दो मोटरों का प्रयोग होता है। इसमें दो मोटरों का प्रयोग होता है। और दो कौन कौन सी मोटर होती है, इसमें एक सिंक्रोनस तथा दूसरी प्रेरण मोटर होती है, दूसरी प्रेरण मोटर होती है। दूसरी प्रेरण मोटर होती है।
प्रेरण मोटर से इसको स्टार्ट किया जाता है। प्रेरण मोटर से स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। प्रेरण मोटर से क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। फिर क्या होता है भाई? पोनी मोटर की गति, पोनी मोटर की गति सिंक्रोनस मोटर से ज्यादा होती है। सिंक्रोनस मोटर से ज्यादा होती है। क्या होती है भाई? पोनी मोटर की गति क्या होती है? सिंक्रोनस मोटर से क्या होती है? ज्यादा होती है। जब मोटर सिंक्रोनस गति पर चलने लगती है, क्या भाई? जब मोटर सिंक्रोनस गति पर चलने लगती है तो पोनी मोटर को हटा लिया जाता है, या बंद कर दिया जाता है। हटा लिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। तो ये थी हमारे पास भाई सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधि पोनी मोटर के द्वारा। इसमें दो मोटरों का प्रयोग होता है। इसमें एक सिंक्रोनस तथा दूसरी प्रेरण मोटर होती है। प्रेरण मोटर से इसको क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। पोनी मोटर की गति सिंक्रोनस मोटर की गति से क्या होती है? ज्यादा होती है। जब मोटर क्या कर लेती है भाई? सिंक्रोनस गति पर चलने जाती है तो पोनी मोटर को हटा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? हटा लिया जाता है। और पोनी मोटर के साथ सिंक्रोनस मोटर क्या होती है भाई? कपलिंग होती है। तो एक लाइन हमारी बीच में रहेगी, पोनी मोटर सिंक्रोनस मोटर से कपलिंग होती है। कपलिंग का मतलब जुड़ी होती है, कपलिंग होती है। तो ये थी हमारी इसको स्टार्ट करने की विधि पोनी मोटर के द्वारा। अब इसके बाद इसकी विशेषता हम देखते हैं भाई। तो विशेषता सबसे बड़ी क्या है इसकी? सबसे बड़ी विशेषता यह है क्या भाई? सभी लोड पर एक समान गति देती है, एक समान गति देती है। क्या देती है? सभी लोड पर एक समान गति देती है। अगर थोड़ा बहुत लोड बढ़ जाता तो यह एडजस्ट कर लेती है। अगर वोल्टेज में 10 से 15% परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है? अगर वोल्टेज में 10 से 15% परिवर्तन हो जाता है तो मोटर बंद हो जाती है। तो मोटर बंद हो जाती है। अगर वोल्टेज के अंदर 10 से 15% परिवर्तन हो गया तो मोटर क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। निर्धारित लोड से ज्यादा लोड होने पर भी मोटर बंद हो जाती है। तो ये क्या थी इसकी विशेषता होती हुई? ये सभी लोड पर एक समान गति प्रदान करती है। अगर वोल्टेज में 10 से 15% परिवर्तन हो जाता है तो मोटर क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अगर निर्धारित लोड से अधिक लोड हो गया तब भी मोटर हमारी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। फिर पूछा जाता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उपयोग होता है इसका भाई पारेषण लाइन में। इसमें पारेषण लाइन में कहाँ पे किया जाता है? पारेषण लाइन में।
और पारेषण लाइन में पूछ लिया जाता है किस लिए भी, पावर फैक्टर सुधार हेतु, इसलिए पावर फैक्टर सुधार हेतु, इसलिए होता भी पावर फैक्टर सुधार हेतु। तो जो पारेषण लाइन होती है उसमें इसका प्रयोग किया था भी, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसका क्या किया था, पारेषण लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या कहाँ किया जाता है, नियत गति में। क्या होती है इसकी गति, नियत गति होती है। नियत गति का मतलब है कंप्रेसर में, कहां पे, कंप्रेसर में। तो इसका क्या था भाई, उपयोग था। ये हमारे पास क्या थी भी, सिंक्रोनस मोटर थी और उसको चलाने की विधि और उसमें क्या क्या विशेषता होती है। अब हम पढ़ेंगे भाई, अवयव होते हैं हमारे पास, आर अवयव होता है, एल अवयव होता है और सी अवयव होता है। तो उसके कारण इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, पावर फैक्टर क्या हो सकता है। तो पहला हमारे पास है आर अवयव। तो पहले हम पढ़ेंगे भाई आर अवयव के बारे में। किसके बारे में, आर अवयव। आर अवयव का मतलब हमारे पास क्या भाई, प्रतिरोध है। क्या भाई, प्रतिरोध। तो जब सर्किट के अंदर केवल प्रतिरोध लगा होता है तो धारा व वोल्टेज दोनों क्या होते हैं भाई, समान फेज में होते हैं। क्या होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें धारा व वोल्टेज, धारा व वोल्टेज समान फेज में, किसमें होते हैं, समान फेज में होते हैं धारा और वोल्टेज। तो इसमें क्या होते हैं भाई, धारा और वोल्टेज क्या होते हैं, समान फेज में होते हैं, इनके बीच में कोई एंगल नहीं होता। तो यहां से हमें पावर फैक्टर के बारे में पूछा भाई, पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, तो पावर फैक्टर होता है हमारा भाई कोस थीटा। क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर हमारा क्या होता है भाई, कोस थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या भाई एंगल कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री एंगल है। तो कोस 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो यहाँ पे क्या हुई, पावर फैक्टर बराबर हम रखेंगे कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0 आई है। तो कोस 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो कोस 0 की वैल्यू हमारे पास होती है कितनी, 1। कितनी होती है, 1। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा भाई, तो पावर फैक्टर बराबर हो गया हमारा 1। कितना हो गया, पावर फैक्टर बराबर क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। कितना हो गया, पावर फैक्टर कितना हो गया हमारे पास, 1। क्योंकि धारा व वोल्टेज क्या भाई समान फेज में है, समान फेज में है तो जो थीटे की वैल्यू हमारे पास आई है वो 0 डिग्री आई है। और कोस 0 का मान हमारे पास क्या होता है भाई, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, इकाई बोलते हैं। इसके बाद ये था अभी हमारा कौन सा, आर अवयव। इसके बाद हम पढ़ते हुए एल अवयव, शुद्ध एल अवयव। कौन सा, शुद्ध एल अवयव। और एल हमारे पास क्या होता है, तो एल होता है हमारे पास इंडक्टर। क्या होता है, प्रेरक। क्या होता है, प्रेरक। तो प्रेरक में क्या करते हैं भाई, तो प्रेरक के अंदर हम लिखेंगे इसमें धारा, इसमें धारा, इसमें धारा वोल्टेज से, वोल्टेज से, वोल्टेज से पीछे होती है। क्या होती है, इसमें धारा वोल्टेज से पीछे होती है। क्या होती है, पीछे होती है। और कितने, लगभग 90 डिग्री होती है। तो अगर हमारे पास वोल्टेज यहाँ है तो हमारी धारा कहाँ पे होगी, यहाँ पे। और इनके बीच में जो एंगल होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसमें लिखा भाई, इसमें धारा व वोल्टेज, इसमें धारा वोल्टेज से पीछे रहती है। तो हमारे पास यहाँ से हमसे पावर फैक्टर पूछा जाता है। तो पावर फैक्टर बराबर हमारा क्या होता है, तो पावर फैक्टर बराबर होता है हमारा कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ पे हमारी थीटे की वैल्यू कितनी आई है, थीटे की वैल्यू हमारे पास आ रही है 90। कितनी आ रही है, 90। और कोस 90 का मान हमारे पास कितना होता है भाई, 0। तो पावर फैक्टर हमारा कितना आ गया भाई, पावर फैक्टर हमारे पास आ गया 0। और कौन सा, लेगिंग। लेगिंग क्यों आया है, क्योंकि इंडक्टर के कारण धारा क्या रह रही है हमारी, पीछे रह रही है। तो जो हमारा पावर फैक्टर आया वो क्या भाई, लेगिंग आया। कितना, 0 डिग्री। इसके बाद तीसरा हमारे पास है शुद्ध सी अवयव। शुद्ध सी अवयव। और सी हमारे पास क्या भाई, संधारित्र है, कैपेसिटर है। क्या भाई, संधारित्र है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो इसमें क्या होता है, इसमें धारा, इसमें धारा
इसमें धारा वोल्टेज से आगे होती है। क्या होती है? इसमें धारा वोल्टेज से आगे होती है। क्या होती है? इसमें वोल्टेज से आगे होती है। क्या होती है? इसमें वोल्टेज से धारा क्या होती है? आगे। और कितने डिग्री? 90 डिग्री। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे हमारे पास अगर आई है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? वोल्टेज। तो इनके बीच जो एंगल वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब धारा क्या कर रही है? वोल्टेज से लीड कर रही है, तो पावर फैक्टर हमारे पास क्या होगा? पावर फैक्टर सेम रहेगा। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। और थीटे की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आई है? 90 डिग्री। कितनी आई है? 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? 0। क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और ये कैसा होगा? लीडिंग। इस बार लीडिंग आया, पिछली बार क्या था? लेगिंग। लीडिंग किस लिए आ रही? इस बार हमने प्रेरक की जगह किसका प्रयोग कर रखा भाई? कैपेसिटर का प्रयोग कर रखा। तो ये हमारे पास 3 अवयव होते हैं। आर अवयव में धारा व वोल्टेज क्या होती है? समान फेज में होती है। पावर फैक्टर हमारा क्या आता है? 1 आता है, इकाई आता है। क्योंकि दोनों के बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, तो कोस 0 का मान होता है 1, तो पावर फैक्टर हमारा क्या आ गया? 1। दूसरा हमारे पास था शुद्ध एल अवयव। इसमें धारा व वोल्टेज क्या होती है भाई? धारा वोल्टेज से पीछे रहती है। और कितने डिग्री? 90 डिग्री। धारा इसके अंदर क्या रहती है? पीछे रहती है। और वोल्टेज क्या रहती है? आगे। तो पावर फैक्टर क्या होता है? कोस थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 90 आई है। तो पावर फैक्टर क्या होगा भाई? 0। कोस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 0। और कौन सा आता है? लैगिंग। क्योंकि एल के कारण हमारी धारा क्या करती है? लैग करती, पीछे रहती है। तीसरा हमारे पास था शुद्ध सी अवयव। इसमें धारा वोल्टेज से आगे होती है। और सी हमारा क्या होता है? संधारित्र है। तो इसके अंदर धारा क्या कर रही है? लीड कर रही है। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा भाई? 0, लेगिंग हो गया। फिर पूछा था भाई अगर आर एल अवयव है, तो अगर आर एल अवयव हमने लगा दिया, क्या कर दिया भाई? अगर हमारे पास क्या भाई? आर एल अवयव है, तो आर एल अवयव है, तो आर के कारण जो हमारा पावर फैक्टर आता है वो आता है 1। और एल के कारण हमारा पावर फैक्टर क्या आता है? 0। तो इसमें पावर फैक्टर पूछ दिया है, तो हमारे पास क्या होगा भाई? पावर फैक्टर होगा हमारे पास 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच। और अगर एल लगा हुआ तो क्या होगा भाई? लेगिंग। क्या होगा? लेगिंग। क्या होगा? लेगिंग। क्या होगा? पावर फैक्टर क्या होगा? क्या होगा भाई? पावर फैक्टर हमारे पास क्या होगा? 0 से लेके 1 के बीच में होगा और लेगिंग होगा। और दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई? तो हमारा जो कोण आता है वो कितना आता है भाई? थीटे की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? तो थीटे की वैल्यू आती है हमारे पास 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। अगर ये दोनों सर्किट के अंदर लगे हुए हैं, कौन कौन से? आर और एल है, तो पावर फैक्टर होगा 0 से 1 के बीच में लेगिंग है। अगर हमारे पास क्या लगा भाई? आर और सी लगा हो, तो आर और सी लगा तो पावर फैक्टर हमारे पास क्या होगा? तो पावर फैक्टर हमारे पास होगा भाई 0 से लेकर 1। 0 से लेकर 1 के बीच। अगर सी लग गया तो हमारे पास क्या होगा भाई? लीडिंग होगा। क्या होगा? लीडिंग। और थीटे की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भाई? तो थीटे की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो थीटे की वैल्यू हमारे पास आएगी भाई 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। ये होता है हमारे पास, ये अवयव होते हैं हमारे पास। अगर कौन सा अवयव होता है वो क्या आएगा? ये हमने पढ़ लिए। आर हो तो क्या होगा? सी होगा तो क्या होगा? अगर एल होगा तो क्या होगा? उसके बाद हमने पढ़ लिया भाई अगर सर्किट के अंदर है आर और एल इकट्ठे लगे हुए तो क्या होगा? अगर आर सी लगे हो तो क्या होगा? अब हम आगे पढ़ते हैं भाई चुंबकीय विक्षोभ। क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय विक्षोभ पढ़ते हैं भाई। चुंबकीय विक्षोभ हमारा क्या होता है? तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? चुंबकीय विक्षोभ। चुंबकीय विक्षोभ, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्रॉस मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रॉस मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस मैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में हमने लिखना भाई ये हमारे पास क्या होता है? तो ये हमारा क्या होता है भाई? फील्ड फ्लक्स तथा
तो हमारे पास क्या होता है भाई, फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स के बीच होता है। तो क्या होता है भाई, यह फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स के बीच के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये हमारा क्या होता है भाई, फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स के बीच क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे फील्ड फ्लक्स है और हमारे पास यहाँ पे क्या भाई, आर्मेचर फ्लक्स है। क्या भाई, आर्मेचर फ्लक्स, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, क्रॉस मैग्नेटिज्म होता है। क्या होता है भाई, चुंबकीय विक्षोभ होता है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटिज्म बोलते हैं, चुंबकीय विक्षोभ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, यह फील्ड फ्लक्स क्या होता है, यह फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, चुंबकीय विक्षोभ बोलते हैं। इसके बाद अगला हमारा है चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद हमारे पास क्या भाई, विचुंबकीय प्रभाव। क्या इसके बाद हमारे पास है विचुंबकीय प्रभाव। विचुंबकीय प्रभाव, तो विचुंबकीय प्रभाव हमारे पास क्या होता है, तो विचुंबकीय प्रभाव को हम बोलते हैं भाई डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म इफेक्ट, क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म इफेक्ट। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे भाई, इसमें फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स विपरीत दिशा में होते हैं। क्या होते हैं, इसमें क्या होता है भाई, इसमें फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। इनके बीच कोण 180 डिग्री होता है। कितना होता है इनके बीच कोण, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कैसे होते हैं भाई, ये कितना होता है इनके बीच, 180 डिग्री का कोण होता है। ये हमारे पास क्या भाई, फील्ड फ्लक्स है और ये हमारे पास क्या भाई, आर्मेचर फ्लक्स है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है भाई, विपरीत दिशा में होते हैं और उनके बीच जो कोण होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री कोण होता है। तो यहां से फाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर हमारे पास हो जाएगा भाई 5f माइनस 5a। तो ये हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है भाई विचुंबकीय प्रभाव। क्या होता है, विचुंबकीय प्रभाव। अगला हमारे पास है चुंबकीय प्रभाव। अगला कौन सा हमारे पास, चुंबकीय प्रभाव। ये था भाई विचुंबकीय प्रभाव। अब हमारे पास क्या भाई, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है भाई, इसमें फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स एक ही दिशा में होते हैं। इसमें क्या होते हैं भाई, फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स एक दिशा में होते हैं,
क्या होते हैं, इसमें फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स एक ही दिशा में होते हैं। क्या होते हैं, फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स एक ही दिशा में होते हैं। फील्ड फ्लक्स हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हुई, आर्मेचर फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर हमारे पास क्या होगा भाई, फील्ड फ्लक्स प्लस में आर्मेचर फ्लक्स। तो ये हमारे पास होता है भाई ये, तो फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स एक ही दिशा में होते हैं, तो हमारे पास ये बनता है। अब पूछा जाता भाई, अगर हमारी मोटर और अल्टरनेटर सामान्य उत्तेजना में है, अति उत्तेजना में है, कम उत्तेजना में है, तो उसमें पावर फैक्टर क्या होता है और उसके अंदर कौन सा प्रभाव होता है। तो उसके अंदर प्रभाव पूछे जाते हैं भाई कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते भाई, तो ये तीन चीजें पढ़ी हमने, अब देख लेते हैं इनको दोबारा से भाई क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा भाई क्या, चुंबकीय विक्षोभ, क्रॉस मैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या होता है भाई, फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। क्या होता है, चुंबकीय विक्षोभ के अंदर क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स व फील्ड फ्लक्स के बीच जो कोण होता है कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हमारी फील्ड फ्लक्स है, ये आर्मेचर फ्लक्स है। इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा भाई विचुंबकीय प्रभाव। विचुंबकीय प्रभाव में क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स, जो हमारी आर्मेचर फ्लक्स होती है और जो फील्ड फ्लक्स होती है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, और उनके बीच जो एंगल होता है कितने का डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो टोटल फ्लक्स जब हम निकालते हैं, फ्लक्स बराबर क्या जाएगा भाई, फील्ड फ्लक्स माइनस में आर्मेचर फ्लक्स होता है। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा भाई चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिज्म इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स एक ही दिशा में होते हैं। तो अगर एक ही दिशा में होते हैं तो इनके बीच क्या होता है, कोण नहीं होता। और ये क्या होता है, जब टोटल फ्लक्स निकालते हैं तो दोनों क्या जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब हम पढ़ते भाई सामान्य उत्तेजना में मोटर में कौन सा प्रभाव होता है और अल्टरनेटर में कौन सा प्रभाव होता है। तो पहले पढ़ेंगे हम कौन सा भाई, सामान्य उत्तेजना। सामान्य उत्तेजना, तो सामान्य उत्तेजना में पूछा जाता है पावर फैक्टर क्या होता है। तो जो हमारा पावर फैक्टर होता है, तो पावर फैक्टर होता है हमारा इकाई, क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है भाई, सामान्य उत्तेजना में पावर फैक्टर क्या होता है। तो सामान्य उत्तेजना के अंदर हमारा क्या होता है भाई, इकाई पावर फैक्टर होता है। अब पूछा जाता है ये सामान्य उत्तेजना है, क्या भाई सामान्य उत्तेजना है, इसके अंदर मोटर में कौन सा प्रभाव होगा और अल्टरनेटर में कौन सा प्रभाव होगा। तो क्या पूछा जाता है, इसके अंदर मोटर के अंदर कौन सा प्रभाव होगा और अल्टरनेटर के अंदर कौन सा प्रभाव होगा। तो हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई मोटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे भाई प्रत्यावर्तक। अल्टरनेटर को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तक बोलते हैं। तो मोटर के अंदर हमारा कौन सा प्रभाव होता है, तो मोटर के अंदर होता है हमारा भाई चुंबकीय विक्षोभ। कौन सा होता है, चुंबकीय विक्षोभ। कौन सा होता है, चुंबकीय विक्षोभ। क्या होता है, कौन सा प्रभाव होता है, चुंबकीय विक्षोभ। और प्रत्यावर्तक के अंदर भी कौन सा होता है भाई, चुंबकीय विक्षोभ होता है। तो दोनों के अंदर हमारा क्या होता है भाई, चुंबकीय विक्षोभ होता है। तो इनके अंदर प्रभाव कौन सा होता है, चुंबकीय विक्षोभ होता है। और चुंबकीय विक्षोभ क्या होता है भाई, फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स के बीच क्या होता है भाई, 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये हमारा क्या भाई, सामान्य उत्तेजना में क्या होता है भाई, पावर फैक्टर तो होता है इकाई, और मोटर पे कौन सा प्रभाव होता है, चुंबकीय विक्षोभ होता है। और अल्टरनेटर के ऊपर भी कौन सा होता है भाई, चुंबकीय विक्षोभ होता है। इसके बाद आती हुई हमारी कम उत्तेजना, अंडर एक्साइटेशन। तो दूसरी हमारे पास कौन सी है, तो दूसरी हमारे पास है, ये थी पहली है, दूसरी कौन सी हमारे पास, कम उत्तेजना। कौन सी, कम उत्तेजना। और कम उत्तेजना को हम क्या बोलते हैं, अंडर एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं, अंडर एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं, अंडर एक्साइटेशन। इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है शून्य। क्या होता है, पावर फैक्टर होता है इसके अंदर शून्य। और शून्य कौन सा, लेगिंग। शून्य भी कौन सा होता है, लेगिंग। तो पावर फैक्टर इसमें के अंदर कितना होता है भाई, शून्य होता है। और कौन सा होता है, लेगिंग। कौन सा होता है, लेगिंग होता है शून्य भी।
कौन सा होता है, शून्य लेगिंग होता है। तो इसके अंदर पूछा जाता भाई मोटर और जनरेटर के बारे में पूछा, मोटर और अल्टरनेटर के बारे में पूछा जाता है, मोटर और प्रत्यावर्तक पूछा जाता भाई इसके अंदर कौन सा प्रभाव होता है। तो इसके अंदर प्रभाव पूछा जाता भाई, तो मोटर के अंदर हमारा होता भाई चुंबकीय विक्षोभ और प्रत्यावर्तक के अंदर हमारा कौन सा होता है भाई, चुंबकीय प्रभाव। तो मोटर के अंदर हमारा कौन सा होता है, चुंबकीय प्रभाव। कौन सा होता है, चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। और प्रत्यावर्तक के अंदर कौन सा होता है, विचुंबकीय। कौन सा होता है, विचुंबकीय प्रभाव। कौन सा होता है, विचुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव को हम क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट। और वही चुंबकीय को हम क्या बोलते हैं भाई, डायमैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या होता है भाई, जब मोटर हमारी क्या होती है भाई, जब हमारा मोटर या अल्टरनेटर क्या होते हैं भाई, कम उत्तेजना पे चलते हैं, तो उसमें क्या होता है भाई, पावर फैक्टर तो होता है हमारा शून्य, और होता कैसा है, लेगिंग शून्य होता है। उस समय पूछा जाता है भाई मोटर कैसे काम करती है, तो मोटर के अंदर कौन सा प्रभाव होता है, तो मोटर के अंदर होता है हमारा चुंबकीय प्रभाव। और प्रत्यावर्तक के अंदर हमारा कौन सा होता है, तो विचुंबकीय प्रभाव होता है। इसके बाद तीसरा हमारे पास है आवर एक्साइटेशन। तो तीसरा हमारे पास कौन सा भाई, अति उत्तेजना। तीसरा हमारे पास कौन सा है, अति उत्तेजना। कौन सा है, अति उत्तेजना। ओवर एक्साइटेशन क्या बोलते हैं, ओवर एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन में पावर फैक्टर पूछा जाता है भाई, तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है भाई, शून्य। क्या होता है, शून्य। और होता कैसा है, लीडिंग। कैसा होता है, लीडिंग। तो कैसा होता है भाई, हमारा शून्य होता है। और कैसा होता है, लीडिंग होता है पावर फैक्टर। तो इसमें भी वही चीज पूछी जाती है भाई, मोटर में कौन सा प्रभाव होता है और प्रत्यावर्तक में कौन सा प्रभाव होता है। तो मोटर में कौन सा होता है, मोटर में विचुंबकीय प्रभाव होता है। कौन सा होता है, विचुंबकीय। विचुंबकीय प्रभाव। और प्रत्यावर्तक में कौन सा होता है, चुंबकीय प्रभाव। कौन सा होता है, चुंबकीय प्रभाव। कौन सा होता है, चुंबकीय प्रभाव। ये थे मैंने भाई, जब मोटर या अल्टरनेटर क्या करते हैं भाई, अति उत्तेजना में चलते हैं, सामान्य उत्तेजना में चलते हैं और अति उत्तेजना में चलते हैं, तो उनके ऊपर कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो पहला मैंने पढ़ा भाई, सामान्य उत्तेजना होती है तब पावर फैक्टर तो होता है इकाई। क्या होता है, पावर फैक्टर होता है हमारा इकाई। मोटर पे चुंबकीय विक्षोभ होता है और प्रत्यावर्तक पे भी चुंबकीय विक्षोभ होता है। फिर हमने पढ़ा भाई, कम उत्तेजना या अंडर एक्साइटेशन होती है तो पावर फैक्टर तो होता है हमारा शून्य, और कैसा होता है, लेगिंग। तब मोटर पे कौन सा प्रभाव होता है, तो मोटर के ऊपर होता है चुंबकीय प्रभाव। और चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स एक ही दिशा में होते हैं। क्या होते हैं, जब फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर फ्लक्स एक ही दिशा में होते हैं। और प्रत्यावर्तक पे कौन सा होता है, विचुंबकीय प्रभाव होते हैं। विचुंबकीय प्रभाव क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स व फील्ड फ्लक्स के बीच दोनों क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, और इनके बीच जो कोण बनता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। फिर पढ़ा भाई हमने अति उत्तेजना, ओवर एक्साइटेशन, तो पावर फैक्टर होता है शून्य, और कैसा होता है, लीडिंग। तो मोटर में होता है विचुंबकीय प्रभाव, और प्रत्यावर्तक के अंदर कौन सा होता है, चुंबकीय प्रभाव। अब हम पढ़ते हुए इसके अंदर ही दो चीजें हो रही भाई, अगर आर और एल हो गए हमारे पास, अगर आर एल लोड है तो शक्ति गुणा क्या होगा। तो इसके बाद हमारी इसी के अंदर भाई, अगर हमारे पास कौन सा लोड है, आर एल लोड है। कौन सा है, आर एल लोड है। कौन सा है, आर एल लोड है। तो आर एल लोड है तो पावर फैक्टर क्या होगा हमारा भाई, पावर फैक्टर हमारा क्या होगा भाई, लेगिंग। क्या होगा, लेगिंग। क्योंकि एल के कारण हमारा पावर फैक्टर क्या होता है भाई, लेगिंग होता है। क्या होता है, पावर फैक्टर हमारा लेगिंग होता है। तो इसमें पूछा जाता है भाई, इस लोड के अंदर है मोटर पे कौन सा प्रभाव होता है और प्रत्यावर्तक, इस पे प्रत्यावर्तक। तो लिख लेते हैं, तो दोनों में क्या होता है भाई, चुंबकीय विक्षोभ तो दोनों के अंदर होता है, चुंबकीय विक्षोभ तो दोनों में होता है। क्या होता है, चुंबकीय विक्षोभ तो दोनों के अंदर होता है। अब हमारा क्या लग गया भाई, एल और लग गया है, तो एल के कारण जो मोटर के अंदर होता है हमारा कौन सा होता है भाई,
चुंबकीय प्रभाव कौन सा होता है? चुंबकीय प्रभाव कौन सा होता है? चुंबकीय प्रभाव। और प्रत्यावर्तक में क्या होता है भाई? वि चुंबकीय प्रभाव, वि चुंबकीय प्रभाव। तो प्लस में ये और हो गया हमारे पास भाई, अगर हमारे पास आर एल लोड है तो मोटर में चुंबकीय विक्षोभ प्लस में चुंबकीय प्रभाव होगा। और अल्टरनेटर में क्या होगा भाई? तो अल्टरनेटर के अंदर हमारा होगा भाई चुंबकीय विक्षोभ प्लस में वि चुंबकीय प्रभाव। अगर आरसी लोड लगा हुआ हमारे पास, ये था हमारे पास आर एल, अगर हमारे पास क्या लगा भाई? आरसी लोड है। कौन सा है? आरसी लोड। तो आरसी लोड में पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है लीडिंग। क्या होता है? लीडिंग, क्योंकि सी के कारण धारा क्या करती है? लीड करती है। तो इसमें पूछा जाता है भाई मोटर और प्रत्यावर्तक, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं भाई। तो दोनों के अंदर चुंबकीय विक्षोभ तो होता है। क्या होता है? चुंबकीय विक्षोभ तो दोनों में होता है। क्या होता है? चुंबकीय विक्षोभ दोनों में होता है। तो सी के कारण हमारा क्या होता है भाई? तो सी के कारण मोटर के अंदर क्या होता है? तो मोटर के अंदर होता है वि चुंबकीय प्रभाव। कौन सा होता है? वि चुंबकीय प्रभाव। और इसके अंदर कौन सा होता है भाई? चुंबकीय प्रभाव। कौन सा होता है? चुंबकीय प्रभाव। ये पढ़े भाई हमने। अगर आर एल लोड है तो क्या होगा, और अगर आर सी लोड है तो हमारा क्या होगा, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसमें एक या दो एक टॉपिक और है क्या भाई हमारा सिंक्रोनस मोटर के अंदर है, वी करो और उल्टा वी करो। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हुए, वी करो हमारा क्या होता है और उल्टा वी करो हमारे पास क्या होता है। तो हम पढ़े हुए किसके बारे में? वी करो। किसके बारे में? वी करो। तो वी करो के अंदर हमसे क्या पूछा जाता है भाई? तो वी करो के अंदर हमसे पूछा जाता है भाई वी करो किस किस के बीच में बनता है। तो क्या पूछा जाता है भाई? वी करो किस किस के बीच में बनता है? तो हमारा यह फील्ड धारा व आर्मेचर धारा के बीच में बनता है। तो यह क्या होता है भाई? यह है फील्ड धारा, यह फील्ड धारा तथा आर्मेचर धारा, आर्मेचर आर्मेचर धारा के बीच बनता है, के बीच बनता है। तो हमारा जो वी करो होता है वही क्या होता है? यह फील्ड धारा तथा आर्मेचर धारा के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? फील्ड धारा तथा आर्मेचर धारा के बीच में बनता है वी करो। तो हम यहाँ पे वी करो बनाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? आई है। आई ए का मतलब आर्मेचर धारा, और यहाँ पे हमारे पास है आई एफ। क्या है? आई एफ। ये हमारे पास क्या है? फील्ड धारा है। तो इनके बीच में हमारा क्या बनता है भाई? वी करो बनता है। क्या बनता है? वी करो इनके बीच में बनता है हमारा। तो ये हमारा क्या भाई? वी करो है। ये क्या करता है भाई? आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? आर्मेचर और फील्ड धारा के बीच में हमारा क्या बनता है? तो इसमें क्या पूछा जाता है भाई? यहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है भाई? अग्रगामी होता है। क्या होता है? ये अग्रगामी है। क्या है? अग्रगामी है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास क्या भाई? इकाई। क्या है? इकाई। क्या है? इकाई। और जो ये हिस्सा है हमारे पास कौन सा भाई? ये हमारे पास है पश्चगामी। कौन सा है? पश्चगामी। तो ये हमारे पास होता है भाई वी वक्र। क्या होता है? वी वक्र होता है हमारे पास। क्या होता है? वी कर्व होता है या वी वक्र होता है। ये हमारा किस किस के बीच में बनता है भाई? यह फील्ड धारा तथा आर्मेचर धारा के बीच में बनता है। तो ये हमारे पास क्या भाई? वी वक्र है। इसके बाद हमारा अगला हमारा भाई उल्टा वी वक्र है। कौन सा है? उल्टा वी वक्र है। तो उल्टा वी वक्र हमारा किस किस के बीच बनता है भाई? तो उल्टा वी वक्र हमारा बनता है भाई कोस थीटा या शक्ति गुणांक तथा फील्ड धारा के बीच में।
तो ये था भाई हमारा विभकर। और अगला हमारे पास कौन सा है, ये है विभकर। और इसके बाद अगला हमारे पास भाई उल्टा विभकर। तो कौन सा है, उल्टा विक्रव। कौन सा है भी, उल्टा विक्रव। तो उल्टा विक्रव हमारे किस किस के बीच में बनता है, यह फील्ड द्वारा आईएफ तथा शक्ति गुणांक के बीच बनता है। किसके बीच में, शक्ति गुणांक को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक कोस थीटा के बीच बनता है, क्या होता है भाई, हमारा फील्ड धारा तथा शक्ति गुणांक के बीच में क्या बनता है हमारा भाई, उल्टा विक्रव बनता है। तो उल्टा विक्रव बना लेते हैं भाई हमारे पास। ये हमारे पास क्या भाई, उल्टा विक्रव है। यहाँ पे हमारे क्या पास क्या भाई, कोस थीटा पावर फैक्टर। और यहाँ पे हमारे पास क्या भाई, आई एफ है। क्या है, आई एफ है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है भाई, यूनिटी, इकाई पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, यूनिटी। और ये हमारे पास कौन सा होता है भाई, अग्रगामी। कौन सा है, अग्रगामी। और ये यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा है, ये हमारे पास है पश्चगामी। कौन सा है, पश्चगामी। तो ये था हमारा भाई विक्रव तथा उल्टा विक्रव। विक्रव हमारा किस किस के बीच बनता है, तो विक्रव हमारा बनता है फील्ड धारा तथा आर्मेचर धारा के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है, फील्ड धारा तथा आर्मेचर धारा के बीच में बनता है। और उल्टा विक्रव हमारा किसके बीच में बनता है, तो उल्टा विक्रव हमारे पास बनता है भाई पावर फैक्टर तथा फील्ड धारा के बीच में बनता है। तो ये हमने पढ़ लिया भाई। इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर से। तो ये क्या था भाई, हमारी सिंक्रोनस मोटर थी, उसको हमने क्या भाई एक ही चैप्टर में कंप्लीट कर दिया। एक चैप्टर को एक ही क्लास में क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। तो ये क्लास आपको कैसी लगती है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, एमसीक्यू प्लस थ्योरी की क्लासों का आनंद लेते रहना। धन्यवाद।